जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आया हूं आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, नक्षत्र दिवस क्या है, सौर दिवस क्या है, और 21 और 22 जून को स्थिति क्या बनती है मेरे दोस्तों, 22 दिसंबर की स्थिति क्या बनती है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को स्थिति पृथ्वी पर क्या बनती है मेरे दोस्तों। तो देखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों। देखिए, अगर आप अंदर से टूट गए हैं और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कोई इस दुनिया में फिर तोड़ नहीं सकता है। और मेरे दोस्तों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हार मानकर मत बैठिए, हार को जीत में बदलना है, यही हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। तो आइए मेरे साथ पढ़िए संसार के भूगोल की क्लास। और देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ऋतु परिवर्तन। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था मेरे दोस्तों, हमने पढ़ा था पृथ्वी की गतियां। पहली पृथ्वी की गति होती है दोस्तों रोटेशन, अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक। और दूसरी गति होती है रिवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं परिक्रमण सूर्य के चारों ओर। तो देखिए, मैं ग्लोब के हिसाब से एक बार फिर आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये वाली जो गति है आप देख रहे होंगे, ये है घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक है, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। और एक गति वो होती है, देखिए मेरे दोस्तों, जैसे ये घूम भी रही है और इसके साथ सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, तो इसको परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, रिवॉल्यूशन कहते हैं। और पृथ्वी जो है अंडाकार मार्ग पर जो है चक्कर लगाती है, जो अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाती है उस मार्ग को हम पृथ्वी की कक्षा या पृथ्वी का ऑर्बिट बोलते हैं, अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, ऋतु परिवर्तन होता कैसा है, इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए, ये पृथ्वी आपको दिख रही होगी मेरे दोस्तों, कितने अंश झुकी हुई है, आपको साफ दिख रही होगी, ये 23 अंश झुकी हुई है। कितनी? 23 अंश झुकी हुई है मेरे दोस्तों। अब हुआ क्या है, आइए अब हम जानते हैं। देखिए, ये स्थिति यहां पर है मेरे दोस्तों, क्या स्थिति है यहाँ पर पृथ्वी इस तरीके से दिखाई गई है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, एक स्थिति है 22 दिसंबर की। अब ऋतु परिवर्तन को ध्यान से समझिएगा, 22 दिसंबर की स्थिति है, ठीक। अब हम जैसे जैसे पृथ्वी को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का जो है, जो भूमध्य रेखा है, ये बीच वाली आप रेड लाइन देख रहे होंगे, ये वाली जो रेड लाइन है, ठीक, मोटी दिखाई है, ये है भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा की ओर जो है सूर्य आना शुरू हो जाता है और सीधा सूर्य की किरण यहाँ पड़ती हैं, ठीक। इसको हम जो है 21 मार्च की स्थिति बोलते हैं, जब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। और पूरा प्रकाश जो है पृथ्वी पर दो भागों में बंट जाता है और दिन रात की स्थिति बिल्कुल बराबर होती है। ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि जो इस पर अक्षांश रेखाएं हैं उनके आधे भाग पर प्रकाश पड़ता है और आधे भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता है जब भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा होता है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे दोस्तों, होता क्या है, हम 21 मार्च से चल रहे हैं। 21 मार्च की स्थिति से समझ लीजिए कि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें क्या हैं, सीधी पड़ रही हैं, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर सूर्य के प्रकाश की किरणें। अब जैसे जैसे पृथ्वी यहाँ से बढ़ेगी मेरे दोस्तों, अब ये समझ लीजिए 21 मार्च हमारे भारत की स्थिति से शुरू कर रहे हैं हम। अपने इंडिया में क्या स्थिति है, 21 मार्च पर हम हैं, 21 मार्च पर हमारी पृथ्वी हमारे भारत से शुरुआत कर रहे हैं। हम भारत के मौसम को ही लेकर चलें तो देखिए, यहाँ से जैसे पृथ्वी आगे बढ़ रही है मेरे दोस्तों, तो समझ लीजिए ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इस तरीके से देखिए, धीरे धीरे क्या होगा, जो है ये झुकनी शुरू हो जाएगी। और जब झुकनी शुरू हो जाएगी मेरे दोस्तों, धीरे धीरे झुकनी शुरू हो जाएगी और फिर एक समय ऐसा आएगा 21 और 22 जून पर क्या होगा, ये स्थिति होगी मेरे दोस्तों कि सूर्य की किरणें सीधे उत्तरी गोलार्ध में पड़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे पृथ्वी झुकती जा रही है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे पृथ्वी झुकती जा रही है वैसे वैसे सूर्य की किरणें, सूर्य ऊपर की ओर उत्तरायण होता जा रहा है, उत्तर की ओर बढ़ता चला जा रहा है और सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ से दोस्तों सीधे गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है। और गर्मी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक। और जब 21 और 22 जून की स्थिति आती है तो मेरे दोस्तों, तुम जानते होगे हमारे बीचों बीच से भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है, कैंसर बोलते हैं, ठीक। तो क्या होता है, जब उस पर सीधे प्रकाश की किरणें कब पड़ती हैं, 21 और 22 जून को, तब क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब क्या होगा, जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ेगी, अब पृथ्वी फिर उठना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे घूम भी रही है अपने अक्ष पर और चक्कर भी लगा रही है, पृथ्वी उठना शुरू हो जाएगी। और 23 सितंबर पर स्थिति क्या आएगी मेरे दोस्तों कि सीधे फिर जो है सूर्य कहाँ आ जाएगा, सूर्य भूमध्य रेखा की ओर आ जाएगा। जब यहां से पृथ्वी चलेगी, समझिए
जब यहाँ से पृथ्वी चलेगी मेरे दोस्तों तो क्या होगा, जैसे ही उठना शुरू हो जाएगी तो आप जानते हैं सूर्य ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध से नीचे आना शुरू हो जाएगा। और जब उत्तरी गोलार्ध से नीचे आना शुरू होगा तो भूमध्य रेखा की ओर आना शुरू हो जाएगा। और फिर 23 सितंबर पर क्या होगा स्थिति, आप भारत से ही भारत के ही मौसम से लगा लीजिए कि 23 सितंबर पर क्या होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। ठीक, तो 23 सितंबर पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर आ जाता है सूर्य, और सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ठीक, अब मौसम समझ गए होंगे। यहाँ पर भी क्या है, देखिए 21 मार्च पे क्या होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं किरणें, दिन और रात बराबर होते हैं पूरी पृथ्वी पर, और यहाँ पर भी दिन और रात बराबर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी जो है 21 मार्च पर दिन रात बराबर हैं और 23 सितंबर पर भी दिन रात बराबर हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं बसंत विषुव। ठीक, 21 मार्च वाली स्थिति को क्या बोलते हैं, बसंत विषुव, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। और उधर ऊपर जो होती है 23 सितंबर वाली स्थिति को बोलते हैं शरद विषुव, वर्नल इक्विनॉक्स। अब इस भाग को आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे जैसे ये पृथ्वी यहाँ से बढ़ना शुरू हो गई है, आगे बढ़ी है, तो क्या हुआ है, पृथ्वी का जो है उत्तरी गोलार्ध जो है झुकना शुरू हो गया है और दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुकना शुरू हो गया। इसका मतलब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू हो गया है और दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य से दूर हटता चला जा रहा है। और यहाँ स्थिति क्या आ गई कि कर्क रेखा पर सीधे किरणें पड़ रही हैं। इसका मतलब यहाँ से दिन की अवधि जो है उत्तरी गोलार्ध में बढ़ना शुरू हो गई है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब सीधे किरणें कहाँ पड़ेंगी, कर्क रेखा पर पड़ेंगी मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, दिन की अवधि सबसे ज्यादा होगी उत्तरी गोलार्ध में और रात की अवधि क्या होगी, सबसे कम होगी। इसके विपरीत जो है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा मेरे दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि जो है छोटी होगी और रातें वहां पर क्या होंगी, बड़ी होंगी। ठीक उल्टा होगा। अब जैसे ही पृथ्वी यहां से चलनी शुरू हुई मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, अब मैंने बताया कि ये उत्तरी गोलार्ध जो है फिर सीधी होना शुरू हो जाएगी पृथ्वी और सूर्य किधर की ओर आना शुरू हो जाएगा, भूमध्य रेखा की ओर आना शुरू होगा। अब दिन की अवधि घटना शुरू हो जाएगी और 23 सितंबर पर फिर वही स्थिति बन जाएगी जो 21 मार्च को बनी थी। ठीक, अब फिर दिन और रात बराबर होंगे मेरे दोस्तों। जब दिन और रात बराबर होंगे तो फिर क्या कंडीशन होगी, आप समझ गए होंगे, दिन और रात बराबर होंगे दोनों तरफ, तो इसको हम बोलेंगे शरद विषुव या वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक, तो यहां से क्या हो गया, यहाँ से मेरे दोस्तों जब आगे बढ़ी 22 जून के बाद तो दिन की अवधि घटने लगी और रात की अवधि बढ़ने लगी और यहाँ पर जो है ये स्थिति बनी कि दिन और रात बराबर हो गए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ के बाद क्या स्थिति बनती है। अब जैसे ही पृथ्वी 23 सितंबर के बाद बढ़नी शुरू होगी तो अब क्या होगा मेरे दोस्तों, देखिए जैसे पृथ्वी आना शुरू हुई है, अभी जो है मान लीजिए सूर्य है तो सीधा यहाँ पड़ रहा है। अब जैसे जैसे बढ़ेगी तो पृथ्वी फिर उठना शुरू हो जाएगी और इस तरीके की कंडीशन बनेगी जैसे सूर्य है और सूर्य जो है धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जो है आना शुरू हो जाएगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ होना शुरू हो जाएगा और सूर्य जो है मेरे दोस्तों भूमध्य रेखा से किधर की ओर जाना शुरू हो जाएगा, मकर रेखा की ओर जाना शुरू हो जाएगा। जो मकर रेखा है वो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। और फिर क्या स्थिति बनेगी 22 दिसंबर को मेरे दोस्तों, 22 दिसंबर को ये स्थिति बनेगी मेरे दोस्तों कि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी। अब फिर क्या स्थिति बनेगी, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा मेरे दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। लेकिन विपरीत स्थिति हमारे यहाँ बनेगी कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि अब हम सूर्य से दूर हो गए हैं। जब सूर्य से दूर हो गए हैं मेरे दोस्तों तो क्या हुआ है, क्या हमारे यहाँ क्या होगी, सबसे छोटी रात होगी, सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटी दिन होगा हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो देखिए क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ी रात होगी उस समय और सबसे छोटा दिन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी, सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। ठीक, अब आइए आगे समझते हैं। अब देखिए पृथ्वी फिर क्या कंडीशन आ रही है। अब जैसे ही आगे बढ़ रही है मेरे दोस्तों तो फिर झुकना शुरू हो गई और ये मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य यहाँ से चलना शुरू हो गया क्योंकि पृथ्वी झुकती जा रही है और फिर भूमध्य रेखा पर सूर्य आ जाएगा, पृथ्वी सीधी हो जाएगी और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ना सीधी शुरू हो जाएंगी और फिर वही स्थिति आएगी, दिन और रात बराबर होंगे। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है क्या होता है, 21 मार्च से और 23 सितंबर तक जब आप चलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहेगा और जब 23 सितंबर से आप 21 मार्च तक चलेंगे तब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो है
इस वाले इलाके में क्या होगा, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगी। हमारे यहाँ आप जानते हैं 23 सितंबर के बाद ही क्या शुरू होता है, जाड़े शुरू हो जाते हैं, ठीक। और कब तक चलते हैं, 21 मार्च तक चलते हैं, ठीक। हल्की हल्की वैसे जनवरी दिसंबर, ठीक, और नवंबर में ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन सर्दी तो रहती है ना फिर। तो यहाँ पर क्या होगी, शीत ऋतु रहेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी, ग्रीष्म ऋतु रहेगी। उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ क्या रहेगी, शीत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी, ग्रीष्म ऋतु, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर मेरे दोस्तों क्या होगा, जब यहाँ पर ये वाली कंडीशन बनेगी 21 मार्च से 23 सितंबर तक, तो मेरे दोस्तों क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगी। आप जानते हैं 21 मार्च के बाद शुरू हो जाती है गर्मी, ठीक, और 23 सितंबर तक चलती है। तो उसमें क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी, शीत ऋतु रहेगी। अब दूसरी बात, एक चीज और समझिए, जब यहाँ पर पृथ्वी के जो है भूमध्य रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं प्रकाश की, ठीक। तब क्या हुआ, अब पृथ्वी जैसे यहाँ से आगे बढ़ी, मैंने बताया कि दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा, दूर होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में दिन शुरू हो जाएगा, वो उत्तरी ध्रुव पर मेरे दोस्तों, यहाँ से उत्तरी ध्रुव पर किरणें पड़ना शुरू हो जाएंगी और दिन शुरू हो जाएगा। और कहाँ तक चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ती जा रही है, झुकता जा रहा है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर, तो उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश की किरणें पड़ती चली जाएंगी। और 23 सितंबर तक, यानी बसंत विषुव से शरद विषुव तक 6 महीने का दिन रहेगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, 6 महीने की रात होगी, क्योंकि यहां से दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होना शुरू हो गया। ठीक उल्टी स्थिति यहां पर बनेगी मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां के बाद क्या हुआ है कि जो है उत्तरी गोलार्ध दूर होना शुरू हो गया सूर्य से, उत्तरी गोलार्ध दूर होना शुरू हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर आना शुरू हो गया मेरे दोस्तों। तो फिर क्या स्थिति बनेगी, आप समझ गए होंगे। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर आना शुरू हो गया, तो सूर्य का जो पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है, उस पर सूर्य की प्रकाश की किरणें यहां से पड़ना शुरू हो जाएंगी, और वहां जो है उत्तरी गोलार्ध पे जो उत्तरी ध्रुव है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ना बंद हो जाएंगी। और यहां से क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन शुरू हो जाएगा, 6 महीने का दिन रहेगा, यानी शरद विषुव से बसंत विषुव तक क्या रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन रहेगा, और उत्तरी गोलार्ध में रात हो जाएगी, ठीक है, 6 महीने की। अब आप समझ गए होंगे 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन कैसे रहता है। अब मैं एक बार और समझा दूं कि ध्रुव पर होता क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे पृथ्वी है, ठीक, ये ध्रुव है, और देखिए ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। होता क्या है, जब प्रकाश पड़ता है मेरे दोस्तों, तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है, यहां पर जो है क्या है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ठीक, ये वाली कंडीशन है। तो मेरे दोस्तों आप समझ गए होंगे, जब सूर्य का प्रकाश यहां से जाएगा, यहां पड़ेगा, तो आधे हिस्से में पड़ रहा होगा, आधे में नहीं। लेकिन जब प्रकाश की किरणें यहां से निकलेगी उत्तरी ध्रुव से, वो दक्षिणी ध्रुव से, तो क्या होगा, प्रकाश तो पूरी तरीके से जा रहा है ना, निकल के, तो यहां तो हमेशा रोशनी रहेगी 6 महीने। समझ गए आप, यहां तो दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा रोशनी रहेगी, ये प्रकाश निकल के जा रहा है, तो यहां कोई रुकावट तो है नहीं मेरे दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर, इसके पास से कोई रुकावट है, ठीक, ये तो सीधे यहां से निकल के जा रहा है, तो यहां पर तो हमेशा रोशनी रहेगी। यही कंडीशन क्या रहेगी, यही कंडीशन उत्तरी ध्रुव की रहेगी। उत्तरी ध्रुव में इधर क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें यहां से निकलेंगी मेरे दोस्तों ऐसे, तो देखिए यहां तो रुकावट है, ठीक, यहां से क्या होगा, यहां के बाद इधर अंधेरा शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां रुकावट है। यहां आगे क्या रुकावट है, कुछ नहीं, यहां से तो प्रकाश सीधे निकलेगा, और जब सीधे निकलेगा उत्तरी ध्रुव पर, तो क्या होगा मेरे दोस्तों बताओ, यहां पर कोई रुकावट नहीं है, यहां से जब निकलेगा तो क्या होगा, यहां पर दिन रहेगा हमेशा 6 महीने का। अब आप समझ गए होंगे उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और रात कैसे रहती है, ठीक। अब आइए मेरे दोस्तों और कुछ बात समझ लेते हैं। देखिए यहां क्या कंडीशन थी, यहां समझ लीजिए 22 दिसंबर को क्या था, 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर सीधा सूर्य पड़ रहा था, सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ रही थी मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं, या शीत अयनांत बोलते हैं, या शीत अयनांत। मकर संक्रांति को कैप्रिकॉर्न सोलेस्टिस बोलते हैं, शीत अयनांत को विंटर सोलेस्टिस बोलते हैं, ठीक, ये बात हो गई। अब देखिए 21 और 22 जून को क्या होगा 21 या 22 जून को यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क रेखा पर सीधे प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, ठीक। तो दिन सबसे बड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पर दिन सबसे बड़ा था, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, जब कर्क रेखा पर सीधे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो इसको बोलते हैं कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति, ठीक। और इसको बोलते हैं हम कैंसर सोलेस्टिस, कैंसर सोलेस्टिस, ठीक। और इसको बोलते हैं हम ग्रीष्म अयनांत। इसको क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम ग्रीष्म अयनांत, तो इसको बोलते हैं हम समर सोलेस्टिस, समर
सोलेस्टिस। ठीक, अब दो बातें रह गई, मैं समझा दूं आपको। एक होता है नक्षत्र दिवस, क्या होता है? एक नक्षत्र दिवस और एक होता है सौर दिवस। इन दोनों को और समझ लो। ठीक, आज की क्लास खत्म हो जाएगी। देखिए नक्षत्र दिवस क्या होता है, देखिए मैंने पीछे जब ब्रह्मांड पढ़ाया था उसमें एक क्लास जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि नक्षत्र क्या होते हैं। देखिए मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा कि आकाश में कुछ तारों का एक समूह होता है जो विशेष रूप में दिखाई देता है हमको, विशेष तरीके से उनकी व्यवस्था होती है। ठीक, जैसे कि एक सप्तऋषि मंडल नक्षत्र है। ठीक, उसमें क्या है, 7 तारे हैं। ठीक, उनको हम सप्तऋषि बोलते हैं, उनके अलग अलग नाम भी रख रखे हैं। ठीक, वैज्ञानिकों ने अलग नाम दिए हैं और हमारे जो है हिंदू धर्म में अलग नाम दिए गए हैं। ठीक, तो उसमें क्या है कि वो जो 7 तारे हैं, ठीक, उनकी पोजीशन एक जैसी रहती है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक, तो होता क्या है, ऐसे ही बहुत सारे नक्षत्र हैं जो आइडेंटिफाई कर रखे हैं वैज्ञानिकों ने। तो उनमें क्या है, देखिए अगर हमारी कोई रेखा मान ली जाए, चाहे अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा, ठीक, अगर 2 बार वहां से कोई नक्षत्र गुजर जाए, ठीक, 2 बार वहां से अगर कोई नक्षत्र गुजर जाए, ठीक, उसी जगह से, तो उसे हम नक्षत्र दिवस बोलते हैं। देखिए इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसकी अवधि क्या है, 23, 56, 4। ठीक यानी 2, 3, 5, 6, 4, 2, 3, 5, 6, 4। ठीक, तो ये 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। अब सौर दिवस की बात करें, देखिए सौर दिवस में क्या होता है। सौर दिवस में ये मान लेते हैं कि सूर्य को स्थिर मान के चलते हैं और हम सूर्य की स्थिति को देखते हैं कि किसी जो है रेखा पर, मतलब एक रेखा मान ली हमने, अक्षांश मान लो या देशांतर मान लो, ठीक, उस रेखा से जो है सूर्य साल में जितनी 2 बार अगर गुजर जाए उसी रेखा से, तो उस अवधि को क्या कहते हैं, उन दोनों के 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे सौर दिवस। क्या बोलेंगे? सोलर डे। ठीक, और सोलर डे की अवधि मेरे दोस्तों 3 मिनट 56 सेकेंड होती है। 3 मिनट कितने? 56 सेकेंड ज्यादा होती है। अगर औसत सौर दिवस की बात करें, सौर दिवस की अवधि नहीं है, सॉरी, ये सौर दिवस की अवधि नहीं है, सौर दिवस की औसत अवधि को अगर हम देखें तो नक्षत्र दिवस की अवधि से औसत अवधि 3 मिनट 56 सेकेंड बड़ी होती है। इसकी अवधि 3 मिनट 56 सेकेंड बड़ी होती है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मुझको प्रोत्साहन दीजिए। और मैं यहीं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।